नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी टेट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। महाराजगंज जिले के मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने जानकारी दी कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परीक्षा केंद्रों की निगरानी तक हर स्तर पर कड़ी व्यवस्था लागू की गई है। वहीं आपको बता दें, जिलाधिकारी ने साफ किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल की गुंजाइश नहीं रहने दी जाएगी और सभी केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की जो परीक्षा है सभी 2, 3, 4 3 दिनों में आयोजित की जा रही है। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की वीसी भी हो चुकी है, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है इस यूपी टेट की परीक्षा को कराने के लिए। चीफ सेक्रेटरी सर की भी बैठक में इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। जनपद महाराजगंज में 20 सेंटरों पे लगभग 38,000 परीक्षार्थियों के साथ इस परीक्षा को आयोजित कराया जा रहा है। आज पहला दिन है, प्रथम पाली है। 2 पारियों में इस परीक्षा को आयोजित कराया जा रहा है। पूरे जनपद में चूंकि पहले भी हम लोगों ने 3 परीक्षाएं बड़ी आयोजित कराई हैं, उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो उसकी लर्निंग है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और शुचितापूर्ण, पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा को आयोजित कराने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ को लेकर विस्तृत बैठक कर ली गई है और शासन के जो निर्देश आए उसका अक्षरशः पालन कराने के लिए, उसको सुनिश्चित कराने के लिए सबको निश्चित किया गया है। लगातार भ्रमण की कार्रवाई हमारे और कप्तान साहब के द्वारा भी की जा रही है। सबकी ड्यूटियाँ डिप्लॉय कर ली गई हैं। ट्रेजरी से जो हमारे डबल लॉक है वहाँ से एग्ज़ाम से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक और वापस लाने तक सारे प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या स्थित राम मंदिर की सुरक्षा और मीडिया कवरेज को लेकर फैल रही अफवाहों पर अब पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। खबरों में दावा किया जा रहा था कि मंदिर के गेट पर मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है, लेकिन राम मंदिर सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इन सभी दावों का खंडन किया है। आपको बता दें, राम मंदिर सुरक्षा एसपी बलरामचारी दुबे ने साफ कहा कि मीडिया कवरेज पर किसी भी तरह की रोक नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था सामान्य तरीके से जारी है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए केवल मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। अयोध्या स्थित राम मंदिर अयोध्या परिसर में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और किसी भी प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की खबरें गलत और भ्रामक हैं। प्रशासन ने अपील की है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ है और हर पॉइंट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको विधिवत चेकिंग की जा रही है। इसके ये क्या सच्चाई है? नहीं, जो बेड़ा धर्मशाला के सामने जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं उसमें काफ़ी सीनियर अधिकारी भी लगाए गए हैं। तो उनको ब्रीफ किया गया है कि जहाँ तक आप देख रहे हैं स्टील का जहाँ तक ये रेलिंग है, यहाँ तक मीडिया कर्मियों को आने में किसी तरह कोई प्रतिबंध नहीं है और पुलिसकर्मियों को निर्देश भी दिए गए हैं किसी के साथ मीडिया कर्मी हो चाहे सामान्य जनता हो, किसी के साथ भी अभद्रता या अशिष्टता नहीं करेंगे। मेरा अनुरोध भी है कि इस तरह के जो समाचार चल रहा है वो भ्रामक है। मीडिया कर्मियों को किसी तरह से रोका नहीं जा रहा है, बल्कि एक निर्धारित सीमा तक जहां तक उनको बताया गया है वहां तक सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी माननीय मीडिया कर्मी यहां तक आते हैं वहां से अपना वो समाचार यहां से कवरेज कर सकते हैं। जहां से आप देख रहे हैं पूरा मंदिर भी दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अयोध्या में राम मंदिर दान गबन मामले की जांच अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस केस में पुलिस की निगाहें अब मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला पर टिक गई है। जेल में करीब 2 घंटे से अधिक तक चली पूछताछ के बाद पुलिस ने अब एंटी करप्शन कोर्ट में अविनाश शुक्ला की 48 घंटे की कस्टडी रिमांड की मांग की है। सूत्रों की माने तो अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो उसे प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित उसके पैतृक आवास तक भी ले जाया जा सकता है। जांच एजेंसियों को शक है कि अभी और भी बड़ी बरामदगी जो है वो हो सकती है, क्योंकि सबसे अधिक नकदी इसी आरोपी के पास से मिली है। पुलिस अब इन सभी संदिग्ध स्थानों की भी जांच करेगी जहां से अतिरिक्त रकम मिलने की
संभावना जताई जा रही है। अविनाश शुक्ला पर अब पुलिस की नजरें टिकी हुई हैं। राम मंदिर के दान चोरी के कथित मामले को लेकर दिन प्रतिदिन जो है वो परत खुलती नजर आ रही है। कल अविनाश शुक्ला के कमरे पर छापेमारी होती जहां पर वो रहते थे योगा केंद्र में। उसके बाद में आज जो है पुलिस अयोध्या सीओ जो है आशुतोष त्रिपाठी उनकी तरफ से 48 घंटे की रिमांड की मांग की जाएगी, जिसके थ्रू से ये पता लगाया जाएगा कि क्या और कुछ अभी अहम सबूत उनसे जुटाए जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो अविनाश शुक्ला को लेकर के उनके निवास स्थान जो उनका पैतृक निवास स्थान है प्रतापगढ़ कुंडा लेके जाएगी पुलिस, जिसमें यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बैग से कुछ पैसे बरामद होने की बात सामने आई है, क्या ऐसा कुछ कुंडा प्रतापगढ़ में बरामद होने की अनुमान है। हालांकि अब देखा यह जाएगा कि पुलिस को रिमांड मिलती है या नहीं। सुरजीत शर्मा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गुजरात के सूरत में लगातार हुई भारी बारिश के बाद जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र जलमग्न हो गया है। आपको बता दें, जल भराव के कारण फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासी देव किशन खटीक का आरोप है कि बारिश का पानी औद्योगिक क्षेत्र के रासायनिक अपशिष्ट के साथ मिल गया है, जिससे मजदूरों को कथित तौर पर केमिकल युक्त पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द जल निकासी और स्थिति की जांच कराने की मांग की है। इलाके में कई सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे आवाजाही भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि केमिकल युक्त पानी होने के दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने का काम जारी है। स्थानीय लोग जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। किशन खटीक में बोल रहा हूँ इधर से किम से, और मैं कंपनी में जाने के लिए मैं कभी से 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ और पानी दुनिया भर का भरा हुआ है इधर। अब मेरा बच्चे लोग अभी इधर रूम का भाड़ा कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ये टिफिन साथ में खड़ा है मेरा, तो मैं वापस रिटर्न घर पे जा रहा हूँ। अभी ये पानी दुनिया भर का पड़ा है, तो मेरे लड़के का भी प्रॉब्लम हो रहा है। घर पे तुम आके देख सकते हो, घर पे भी मेरा प्रॉब्लम है और मेरे को भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं खाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं तो फिर हमको गाँव जाना पड़ेगा फिर, और मेरे लड़के का भी तकलीफ है ऐसा। मैं पानी में, ये पानी तुम देखो गंदा पानी कितना हो रहा है, केमिकल का पानी हो रहा है। अब पानी में हमारा पाँव सड़ जाएगा तो हम लोग कैसे क्या करेंगे साहब। क्या ये पानी, ये पानी अभी किधर से आता है वो तो मालूम नहीं, सब कंपनी में से ये केमिकल का पानी आ रहा है साहब। और ये गटर का भी लाइन सही हुआ नहीं है, तो अभी हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं उसमें। और हमारे पाँव में देखो, ये पाँव में छाला पड़ गए, सब कुछ कट गए, तो अभी उसमें क्या कर सकते हैं। और प्रॉब्लम है सब घर का, तो क्या कर सकते हैं अभी उसमें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, पुणे और रत्नागिरी समेत कई जिलों में जल भराव और ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। पालघर और रायगढ़ में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि वसई, विरार और नवी मुंबई में कई सड़कों पर पानी जो है वो देखने को मिल रही है। तो मुंबई से पालघर तक बारिश जो है वो आफत बनी हुई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मानसून अब आफत बनता जा रहा है। मुंबई से लेकर पालघर, रायगढ़, पुणे और रत्नागिरी तक बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। मायानगरी मुंबई में बारिश अब राहत नहीं बल्कि मुसीबत बन चुकी है। सड़कें पानी में डूबी हैं। अंधेरी सबवे, वडाला, किंग सर्कल, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे, हर तरफ जलभराव का नजारा है। लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी बारिश की रफ्तार के आगे धीमी पड़ गई है। दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम और पानी से जूझते दिख रहे हैं। मुंबई में लगातार बारिश है। मुंबई में पहली बारिश हुई उस समय वाटर लॉगिंग मीडिया ने भी बताया और वास्तव में हुई भी थी। आज ये तीसरा दिन है, बड़े जोरों से बारिश हो रही है। और मैं मालाड से आया हूँ, 1 घंटे 35 मिनट 40 मिनट के बीच में विधान भवन पहुँचा हूँ। जो सामान्य ट्रैफिक होता है बारिश के कारण, उसी गति से ट्रैफिक चलता है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और पुणे घाट क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रायगढ़, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, अमरावती, नागपुर और गोंदिया समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि नासिक, जलगांव और मराठवाड़ा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को देखते हुए पालघर और रायगढ़ प्रशासन ने सभी आंगनवाड़ी, प्राथमिक,
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। पालघर में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। नाला सोपारा के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। उधर वसई विरार में सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही औसतन 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नगर पालिका ने हाई टाइड को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। स्कूलों का अवकाश, 3 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी। नाला सोपारा में भारी जल भराव, 24 घंटे में औसतन 150 मिलीमीटर बारिश और हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी। नवी मुंबई भी बारिश से बेहाल है। आजाद मैदान के आसपास भी जल भराव से लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। बारिश की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में आसमान से बरस रहा पानी जमीन पर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं, कहीं शहर थम गए हैं, तो कहीं बारिश ने लोगों की रफ्तार रोक दी है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल कुछ दिनों तक महाराष्ट्र को बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में प्रशासन की सलाह है कि लोग सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग के अलर्ट पर लगातार नजर बनाए रखें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास एक खदान में हुए दर्दनाक हादसे में पत्थर गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि काम करने के दौरान अचानक भारी चट्टान खिसक गई, जिससे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने बयान देते हुए दुख जताया और मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने खादान क्षेत्र में सुरक्षा ऑडिट के भी निर्देश दिए। इस हादसे के बाद मजदूर सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। It's as of now the reports are just coming in. The Mines and Geology Department and the Department of Home personnel are there at the spot. Totally around 8 people seem to have been expired in this accident, out of which most of them are from other states and one person is from our state. We are awaiting the reports. The Mines and Geology are evaluating it as we speak. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देश की राजनीति और कूटनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने अपनी राय रखी है। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील से लेकर बंटवारे पर मोहन भागवत के बयान, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे की जांच की भी मांग और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे तक दिनेश शर्मा ने कई सवालों पर खुलकर अपनी बात कही। उनके इन बयानों ने एक बार फिर सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। पूछना चाहिए, भारत ने कब मना किया कि हम शांति नहीं अशांति चाहते हैं? अशांति तो पाकिस्तान चाहता है, घुसपैठ पाकिस्तान करता है, गोलाबारी और आतंकी घटनाएं पाकिस्तान करता है। भारत ने कब मना किया? भारत ने तो केवल इतना नहीं कहा कि हमारा आपका संवाद तब होगा जब आप आतंकी घटनाओं को करना बंद कर देंगे। जो लोग ने अपील करी है उनको पाकिस्तान में भी जाकर उन लोगों से कहना चाहिए कि जो भारत की शर्त है, भारत ने तो कभी संबंध अच्छे ना हो ऐसा किसी पड़ोसी से कहा ही नहीं। उनका तो सीधा मंतव्य है कि हमारे वहाँ आतंकी घटनाएं और घुसपैठ ये नहीं होनी चाहिए और जो ऐसा नहीं करेगा उससे हमारे संबंध अच्छे हैं। देखिए, मैं पूज्य सर संचालक जी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि घुसपैठिया और शरणार्थी दोनों में अंतर है। तो अब किस परिप्रेक्ष्य में कब कहाँ कहा होगा, जो भी कहा होगा उन्होंने, उनका वक्तव्य तथ्यात्मक ही होता है और उस पर कोई टिप्पणी नहीं होती। देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक वाक्य का ही विश्लेषण करिए, दूध का दूध पानी का पानी आएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। क्या पानी पर बढ़ती तनातनी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में नया मोड़ लाने वाली है? जी हां, सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर तीखी बयानबाजी की है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की गई तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत ने भी इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते और उकसाने वाला बताते हुए
सख्त प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच पहले से जारी जल विवाद और कूटनीतिक तनाव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। आखिर इस बयानबाजी के मायने क्या है और आगे ये विवाद किस दिशा में बढ़ सकता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी में प्यासा मर रहा पाकिस्तान इन दिनों रो रहा है, बूंद बूंद को तरस रहा है, तड़प रहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर भारत को धमकी दी है और हाथ काटने की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेंगे, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। मुसादिक मलिक का दावा है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना चाहता है। वहीं अताउल्लाह तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से अब भी लागू है। भारत इसे ना तो एक तरफा स्थगित कर सकता है, ना रद्द कर सकता है और ना ही इसमें बदलाव कर सकता है। आतंक को पालोगे तो प्यासे ही मरोगे। शायद ये बात अब भी पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान सिंधु जल संधि रद्द होने से तिलमिला क्यों रहा है। सिंधु जल संधि रद्द, पाक त्रस्त। क्यों तिलमिला रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान की खेती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित। फसलों के उत्पादन में कमी आने की आशंका। जल संकट की समस्या और गंभीर हो सकती है। बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ रहा। अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा। अब आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में इन दिनों जल संकट है। पाकिस्तान में जल संकट। सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में गंभीर जल संकट। पाकिस्तान की करीब 1/3 आबादी प्रभावित। नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी। राइस कैनाल में 38%, दादू कैनाल में 82% पानी की कमी। सुक्कुर बैराज का जल स्तर लगातार घट रहा। अब पाकिस्तान को समझ आने लगा है कि आने वाले दिन और मुश्किल लेकर आएंगे। 23 अप्रैल 2025 को हमने ये सिंधु करार तोड़ दिया है और हमने तभी डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान को अब हम पानी नहीं देंगे। तब से पाकिस्तान में जो खेती बाड़ी है और जो शहरों में जो पानी पहुंचता है वो पानी कम हो गया है, जिसकी वजह से ये मंत्री ने सडनली पता नहीं कहाँ से ये स्टेटमेंट कर दिया। पाकिस्तान को मैं बताना चाहती हूँ कि आप क्या भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या आपका हाल हुआ था। किस तरह से भारत ने आपके 11 एयर बेसिस को नेस्तनाबूद कर दिया था। किस प्रकार से आप गिड़गिड़ाए थे हमारे देश के सामने कि अभी आप बंद करिए, हमने बहुत सहन कर लिया, अभी आप ये युद्ध को विराम दीजिए। और हमने आपका गिड़गिड़ाना समझकर और आपको माफ करके तब हम चुप बैठ गए थे। वहीं बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान की गीदड़ भभकी से डरेगा नहीं, बल्कि आतंकिस्तान का हुक्का पानी बंद ही रहेगा। देखिए, पाकिस्तान की तरफ भभकी देता रहता है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका हुक्का पानी हम लोगों ने बंद किया था। उसका हुक्का पानी बंद है और बंद रहेगा। कितनी घिदड़ भभकी पाकिस्तान दे दे। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इसका असर अब दिखने लगा है। पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर होने लगी है। कुल मिलाकर कहें तो मुसादिक मलिक की गीदड़ भभकी से भारत न कभी डरा है और न डरेगा, बल्कि पाकिस्तान के लोग खुद अपने नेताओं से परेशान हैं और त्राहिमाम कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच
आपकी आवाज।